हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं रंजित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे RS ट्यूटोरियल में। आई होप आपने हमारे पिछले वीडियोस के लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसे देखना, ताकि हमारे सीरीज वाइज जितने भी वीडियोस आते रहेंगे वो आपको अच्छे से समझते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करने वाले किसके ऊपर? फॉर मास। मास के ऊपर बात करने वाले। ठीक है, तो मास के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया के ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, तो इसको आज के लेक्चर में हम शॉर्ट टर्म में समझेंगे कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया हम उसे बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी मेरा रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। या फिर अदरवाइज अगर कोई मेरा बॉडी मोशन में है, तो वो बॉडी कैसा रहेगा? कंटिन्यू मोशन परफॉर्म करता रहेगा। मीन्स वो मोशन में ही रहना चाहेगा। वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते। जब तक हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा ये जो बॉडी है, हम क्या बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में? हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के मास के बारे में। तो ये हमारा एक बॉडी है जिसका कुछ मास है। ठीक है, और हम इस मास को अगर हिलाना चाहते हैं, मीन्स अगर इस मास के ऊपर इस मास को मूव करना चाहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहते, तो इसके मास के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसका मास ज्यादा है, अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा मतलब एक ऐसा फोर्स एक्ट करेंगे जो कि इस रेस्ट पोजीशन के ऑब्जेक्ट को या फिर रेस्ट पोजीशन के बॉडी को क्या करेगा? मोशन में लाएगा। उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किस में आ जाता है? रोटेशनल मोशन में आ जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखोगे, इनर्शिया हमारा किस में आ जाता है? इनर्शिया हमारा, हमने इसमें बहुत सारे बातें की जो कि हमारे ट्रांसलेशन मोशन होते हैं, जिसे हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन मोशन, जिसे हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। हम एनालॉगस देखने वाले, एनालॉगस क्वांटिटी देखने वाले हैं। ठीक है, एनालॉगस होता क्या है? एनालॉगी हम उसे बोलते हैं जो कि किसी दूसरे टर्म की कैसा रहता है? सिमिलर रहता है। एक टर्म हमारा दूसरे टर्म की कैसा रहेगा? सिमिलर रहेगा। और वहीं अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम देखते हैं कि मूवमेंट जो हमारा हो रहा है, इसमें हम एक ट्रांसलेशन मोशन के बारे में देखते हैं और एक रोटेशनल मोशन के बारे में। एक होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। अब जैसे कि हमने रोटेशनल मोशन में देखा ही है, रोटेशनल मोशन में हमारे क्या आते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर एंगुलर वेलोसिटी आता है, और एंगुलर क्या आता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमारे लीनियर मोशंस में हमने क्या देखा है? लीनियर मोशंस हमारा क्या हो जाता है? लीनियर मोशन हमारा लीनियर वेलोसिटी हो जाता है। लीनियर, पहले हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, फिर हम देखते हैं लीनियर वेलोसिटी, फिर हम देखते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में देखा है, और रोटेशनल मोशन में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में देखा है। अब अगर इनका एनालॉगी करोगे, इनका एनालॉगस अगर देखोगे तो ये इसके सिमिलर है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके सिमिलर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। वहीं वेलोसिटी भी किसके सिमिलर है? एंगुलर वेलोसिटी के। और वहीं एक्सेलरेशन भी किसके सिमिलर है? एंगुलर एक्सेलरेशन के। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करें, मतलब यहाँ पे हम लीनियर टर्म में अगर फोर्स को देखेंगे,
लीनियर टर्म में अगर हम फोर्स को देखेंगे तो उसके सिमिलर कौन होगा, रोटेशनल मोशन में हमारा कौन होगा, टॉर्क। टॉर्क जिसको हम टाउ के सिमिलर, टाउ का ये एक सिंबल है टाउ, जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टॉर्क है वो होता क्या है, ये एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर पे कौन रहता है हमारा, डिस्टेंस, और यहां पे लगता है फोर्स। मतलब टॉर्क का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, टॉर्क का हमारा फॉर्मूला आ जाता है R इंटू एफ, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है। वही हमारा जो फोर्स है, यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, ये फोर्स किसके लीनियर टर्म में जो हमारा फोर्स है वो रोटेशनल टर्म में, एंगुलर टर्म में ये किस में आ जाता है, टॉर्क में आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया में, और हम बात कर रहे हैं मास की। तो यहाँ पे जो मास हमारा जो रोल प्ले करेगा, यहाँ पे जो हमारा मास रोल प्ले करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो हमारा इनर्शिया रोल प्ले करेगा। मतलब हमारा जो मास है, एक ऑब्जेक्ट का जो मास लीनियर टर्म में रोल प्ले कर रहा है, वही रोटेशनल एंगुलर टर्म में वो हमारा इनर्शिया करेगा, वहां पे इनर्शिया करेगा। और इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr²। हमारा इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr²। ठीक है, ये हमारा इनर्शिया का फॉर्मूला है। जो लीनियर टर्म में हमारा मास रोल प्ले करता है, वही एंगुलर टर्म में हमारा इनर्शिया रोल प्ले करेगा, किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे। मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम एक्सिस ऑफ दी रोटेशन देखेंगे, एक्सिस पे हम रोटेशन देखेंगे, उसके ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान के चलो ये डोर है, ठीक है, ये डोर है, ये मेरा डोर है। अब अगर आप डोर को देखोगे, डोर क्या कर रहा है, ओपन क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है, ये क्या है उसका एक्सिस, ये क्या है उसका एक्सिस, ये एक्सिस पॉइंट पे ही रोटेट कर रहा है। पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं। इस पूरे बॉडी का जो मास है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे ये जो बॉडी है, इस बॉडी के n नंबर ऑफ पार्टिकल मास होंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिसके खुद के कुछ मासेस होंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर मैं डोर के इस साइड पे फोर्स लगाता हूं, मतलब डोर के एक्सिस के पास में अगर मैं फोर्स लगाता हूं, तो यहाँ पे मेरा फोर्स कैसा होगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। वहीं अगर मैं यहाँ पे, आपने दरवाजे में देखा रहेगा, दरवाजे में हमारा जो हैंडल रहता है वो कहाँ पे रहता है, डिस्टेंस, उसका हैंडल एक्सिस पे से डिस्टेंस कैसा रहता है, एक्सिस पे से डिस्टेंस उसका ज्यादा रहता है, किसका, हैंडल का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉर्क जब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जब टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, कम। यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, कम, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे टॉर्क भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा, मतलब वो ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा मोशन करेगा, यहाँ पे वो ज्यादा रोटेट करेगा, हमारा कौन, डोर। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, मास बोल रहा हूं, यहाँ पे बॉडी के मास के साथ साथ डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि एक्सिस पे जो हमारा रोटेशन हो रहा है, ठीक है, हमारा यहाँ पे जो एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और इसके मासेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब इस बॉडी का जो मोशन हो रहा है, इस बॉडी को अगर हम एग्जांपल में देख रहे हैं, ये जो डोर है ये रोटेशन कर रहा है एक्सिस पे, तो यहाँ पे हम
अगर यहाँ पे अगर हैंडल लगाते हैं, पे जो हमारा हैंडल रहता है डोर का, अगर यहाँ से हम उसे मोशन मतलब रोटेट करेंगे तो ये सिंपली रोटेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा एनर्जी कैसा लग रहा है, कम लग रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कम करने की, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है तो इसके ऊपर हम लोग कुछ फोर्स एक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, इस बॉडी का कुछ मास है, तो हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस बॉडी के मास के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि ये रोटेट करे, ये यहाँ पे क्या करे, एक्सिस पे रोटेट करे। पर ये मास पे ही नहीं, ये मास के साथ साथ ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ये जो हमारा बॉडी है, ये हमारा जो डोर है, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि वो एक्सिस पे रोटेशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एक्सिस पे रोटेशन होगा वो कैसा होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, मास के साथ साथ डिस्टेंस पे भी। वो मास के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसको हम एक एक्सप्रेस करेंगे एक टर्म से, जो कि हमारा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसका हम डेरिवेशन निकालेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका हम क्या करेंगे, अब डेरिवेशन निकालेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एक बॉडी था जो कि एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, ठीक है, हमारा बॉडी कैसे भी शेप का हो सकता है और उसका कुछ मास है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्सिस पे हमारा रोटेशन होगा, यहाँ पे जो हमारा एक्सिस पे रोटेशन होगा, जिसको हम एंगुलर स्पीड बोलते हैं, जिसको एंगुलर स्पीड बोलते हैं, और एंगुलर स्पीड को हमने किससे डिनोट किया है, ओमेगा से। तो यहाँ पे जो एक्सिस पे हमारा रोटेशन हो रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट रहेगा। सभी के रिप्रेजेंट में ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये हमारा mn है। तो इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो r1 r2 ये rn। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे इन सभी मास के रिप्रेजेंट में, अगर देखेंगे हम एक्सिस पे जो हमारा बॉडी रोटेट कर रहा है, तो इन सभी के रिप्रेजेंट में हमारा जो ओमेगा है, ये जो हमारा एंगुलर स्पीड है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे ये बॉडी, मतलब अगर मेरा m1 रोटेट करके पूरा वापस अपने पोजीशन पे आएगा, मान के चलो ये m1 है जो कि रोटेट किया कितना, कितने स्पीड से, मान के चलो 10 की स्पीड से उसने क्या किया, 10 सेकेंड की स्पीड में इसने 10 सेकेंड में एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। और हमारा ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा ओमेगा क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा बाय टी आ जाएगा। अब ये मास ने कितना सर्कुलर मोशन किया यहाँ पे परफॉर्म, पूरा एक सर्कल परफॉर्म किया, तो यहाँ पे इसका रेडियंस क्या आ जाएगा, 2 पाई, इसका रेडियंस आ जाएगा 2 पाई। वहीं अगर आप देखोगे इस मास ने कितने सेकंड में कंप्लीट किया एक रिवॉल्यूशन, इसने कंप्लीट किया 10 सेकंड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस मास ने, m1 मास ने यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो वही हमारा जो m2 है वो भी सेम एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। क्योंकि हम एक ही बॉडी के अंदर जो जितने ये पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हम उसके मासेस की बात कर रहे हैं एक ही बॉडी के। तो यहाँ पे जो हमारा m1 है वो अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है 10 सेकंड में, तो वहीं हमारा m2 भी क्या करेगा, 10 सेकंड में कंप्लीट करेगा। वहीं अगर हम mn मतलब एक नंबर ऑफ पार्टिकल n की बात कर रहे हैं, अगर हम मास नंबर ऑफ n की बात कर रहे हैं, मतलब इंफिनिटी मास की बात कर रहे हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल का जो मास है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल का भी कैसा होगा, 10 सेकंड में 2 पाई रेडियंस होगा। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मतलब वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि एक्सिस पे जो रोटेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड है वो कैसा है, सेम। किसके लिए, इन सभी के लिए, इन सभी के लिए एंगुलर स्पीड कैसा है मेरा, सेम। किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम देखते हैं इस बॉडी को, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराते हैं
तो इसका एंगुलर स्पीड हमें कैसा मिल रहा है, सेम, क्योंकि m1 जितने सेकंड में रोटेट करेगा m2 भी उतने ही सेकंड में रोटेट करेगा, mn भी कितने उतने ही सेकंड में पूरा सेम डिस्टेंस करेगा कवर। बट अगर हम वही देखें, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो लीनियर है, लीनियर स्पीड वो कैसा रहेगा, डिफरेंट। लीनियर स्पीड डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस मास का डिस्टेंस कुछ इतना है और इस मास का डिस्टेंस कुछ इतना है, मतलब इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ द रोटेशन पे से, एक्सिस ऑफ द रोटेशन पे से अगर मैं इस m1 का डिस्टेंस देखता हूं, वही एक्सिस ऑफ द रोटेशन से मैं m2 का डिस्टेंस देखता हूं, तो इन दोनों का डिस्टेंस कैसा है, अलग है, जिसकी वजह से हमारा लीनियर स्पीड कैसा आएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे लीनियर स्पीड हमारा कैसे हो जाएगा, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सिस पे से हमारा रोटेशन जो कर रहा है एक मास, उसका डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस से, मतलब दूसरे पार्टिकल के मास के डिस्टेंस से अलग है। लीनियर स्पीड हमारा क्यों हो गया, ये हमारा जो डिस्टेंस हम लोग ने इसको क्यों लिया, क्योंकि अगर आपने देखा रहेगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर और लीनियर में वेलोसिटी का देखा रहेगा, तो क्या है, एंगुलर और लीनियर स्पीड का देखा रहेगा तो क्या है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग ने क्या देखा कि हमारा ओमेगा कैसा है, हमारा ओमेगा सेम है सबके लिए, हमारा ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट, तो ये हमारा सेम है, तो हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा कैसा हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो सभी के लिए कैसा है, अलग। यहाँ पे जो हमारा r है वो सभी के लिए कैसा है, अलग। तो यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे जो हमारा लीनियर स्पीड है वो भी कैसा हो जाएगा, सभी के लिए अलग हो जाएगा इस बॉडी में। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इन सभी पार्टिकल्स के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मतलब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आप देखोगे, हमने ट्रांसलेशन मोशन मतलब लीनियर टर्म में अगर हम देखते हैं, लीनियर टर्म में अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे ही सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, एंगुलर टर्म में भी सेम वैसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा होगा हाफ एम वी स्क्वायर। बट हमने देखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ पे r सबका कैसा है, अलग अलग है। तो यहाँ पे v की जगह पे हम क्या करेंगे, r ओमेगा को पुट करेंगे, और इनका ओमेगा कैसा है, एक्सिस पे जो हमारा रोटेशन ओमेगा है वो कैसा है, सेम। तो इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस v में पुट करूंगा। ठीक है, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। v किस में है, स्क्वायर में, तो यहाँ पे r भी किस में आ गया, स्क्वायर में, ओमेगा भी किस में आ गया, स्क्वायर में। ये हमारा एक पार्टिकल का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे हमें बहुत सारे पार्टिकल्स के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी लेंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ये हम एक मास का काइनेटिक एनर्जी लेंगे, ये हमारे दूसरे मास का काइनेटिक एनर्जी, ऐसे हम n नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेंगे, ऐसे हम n नंबर ऑफ पार्टिकल के मास के काइनेटिक एनर्जी लेंगे। ठीक है, अब हमने देखा फॉर्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। वही सेम यहाँ पे हमारा पार्टिकल कौन से, 1, मतलब फर्स्ट पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मास भी क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे हम पार्टिकल 1 की बात करें, ओमेगा पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, वो सभी के लिए सेम है, वो कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको नहीं नंबर दिया। ठीक है, इसको हमने पार्टिकल नंबर 1 नहीं माना, क्योंकि ये सभी के लिए सेम है। यहाँ पे आ जाएगा हाफ M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर,
डैश 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 प्लस काइनेटिक एनर्जी एन नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी एन नंबर ऑफ पार्टिकल का हाफ एम एन आर एन का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इस टर्म में मेरे कॉमन क्या है, हाफ और ओमेगा, कांस्टेंट क्या है, हाफ और ओमेगा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, बाहर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर डैश 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 प्लस mn rn का स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा, ओमेगा। इन सभी में हमारा कांस्टेंट क्या है, ओमेगा। ठीक है, अब हमने जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फॉर्मूला में देखा, I इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मतलब ये जो हमारा मोमेंट ऑफ ये हमारा पूरा टर्म किस में आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। ये हमारा पूरा टर्म क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा तो हम इसको क्या करेंगे, समीशन दे देंगे, मतलब हमारा वैल्यू किस में आ जाएगा, समीशन में आ जाएगा। इस पूरे टर्म को हम क्या कर देंगे, समीशन दे देंगे, समीशन एन आई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आएगा एम आई आर आई का स्क्वायर। ये हमारा पूरा समीशन हो जाएगा किसका, इस पूरे टर्म का, और ये हमारा पूरा टर्म क्या है, ये हमारा पूरा टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई, जिसको हम आई बोलते हैं। ठीक है, तो इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या पुट करूंगा फिर, आई। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का, मेरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला से हम इस सभी पार्टिकल्स के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हम लोग समीशन टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे जो हमारा समीशन टर्म हम यूज करते हैं किसके, मास के और डिस्टेंस के, इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हम लोग यूज करते हैं मास, यहाँ पे हम ये बॉडी का जो हम मास देख रहे हैं, तो इस बॉडी में ये जो हमारे मासेस हैं ये हमारे अलग अलग वेट के हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मासेस हैं ये अलग अलग वेट के हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनका सबमिशन कर रहे हैं। वही अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस बॉडी की, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट की बॉडी, या फिर ऑब्जेक्ट की जिसके मासेस भी कैसे होंगे, सेम वेट के होंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये आई का जो हम लोग ने यहाँ पे समीशन ऑफ टर्म लिया था, वहां पे हम होमोजीनियस में क्या लेंगे, आई का इंटीग्रल टर्म लेंगे, और यहाँ पे आर स्क्वायर डी एम आ जाएगा। यहाँ पे ये जो हमारा एम आई है वो किस में आ जाएगा, डी एम क्यों, क्योंकि ये इन सभी के जो मासेस होंगे, यहाँ पे इन सभी बॉडीज के जो मासेस होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे डीएम लिए, और उनके डिस्टेंस को क्या हम ले लेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर। इंटीग्रल क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं मतलब इन सभी बॉडीज के जो मासेस हैं हम उसका क्या कर रहे हैं, एडिशन, क्या कर रहे हैं, एडिशन, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रल टर्म यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने समीशन क्यों यूज किया, तो यहाँ पे हम लोग समीशन यूज करते हैं जब हमारे बॉडीज के अलग अलग वेट, मतलब अलग अलग इसके जो बॉडीज के जो ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, अलग अलग वेट में है, अलग अलग वेट के कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉडी के मासेस अगर अलग अलग वेट के कंडीशन में होंगे तो हम वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फॉर्मूला मतलब कैसे यूज करेंगे, समीशन यूज करेंगे। वहीं अगर हमारा होमोजेनियस ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रल यूज करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ चलिए खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में।